तो इस तरह से ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए वी, ए एस, ए सी, ए एंड ए पी, इनकी वैल्यू हम जो सेमी मिलकर मास फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज़ फिट करके जो वैल्यूज़ हमारा रिजल्ट सही दें उन वैल्यूज़ बहुत सारे नाविकों के लिए ट्राई करके इन वैल्यूज़ को प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर हम एक ग्राफ खींचें, जितने भी बंधन ऊर्जा के घटक हैं यानी आयतन, वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी, तो जो ज़्यादा डोमिनेंट हैं, जिनका असर ज़्यादा पड़ता है, उनको अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करें, यहाँ प्लॉट किया हुआ है, यानी वाई एक्सिस पर तो ले लिया हमने बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और एक्स एक्सिस पर द्रव्यमान संख्या ए। तो अलग अलग जो हमारी घटक आए थे, ये कौन सा है, ये जो कर्व है ये है आयतन ऊर्जा, क्योंकि आयतन ऊर्जा में क्या था, वी वी इज इक्वल टू, देखिए ये फॉर्मूला है, बी बी इज इक्वल टू ए वी ए, यानी तो वी बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी ये क्या है, बी वी इज इक्वल टू ए वी इंटू ए। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्लॉट किया तो ए को ए से डिवाइड कर दो तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए ये जो कर्व आई है ये कांस्टेंट हो गई, ये ए पर डिपेंड नहीं कर रही, कांस्टेंट ए वी के बराबर है, ठीक है ना। इसी तरह से ग्रीन से बनाया मैंने सरफेस एनर्जी, ये कर्व है, ये सरफेस एनर्जी वाली कर्व है, सरफेस ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा वाला जो घटक है उसको प्लॉट किया है, वो कर्व इस तरह से आएगी। इसके बाद कूलम ऊर्जा को जब प्लॉट करेंगे तो वो कर्व इस तरह से आएगी, और जो एसिमेट्री ऊर्जा है वो उसका योगदान कम होता है तो वो लगभग ये एसिमेट्री ऊर्जा। इन सब का अगर हम योग करें तो ये हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी की कर्व प्राप्त हो जाती है। आपने बंधन ऊर्जा वक्र देखी होगी, वो लगभग इसी शेप की होती है, ठीक है ना। ये लगभग मैक्सिमम बंधन ऊर्जा कितनी होती है, 8 MeV के आसपास यहाँ होती है, ठीक है ना। तो ये टोटल बंधन ऊर्जा का वक्र हमें प्राप्त हो जाता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन वर्सेस द्रव्यमान संख्या ए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेमी इम्पिरिकल मास फॉर्मूला से अगर हमें ये कोफिशिएंट्स पता है तो किसी भी एटम का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। एटम का द्रव्यमान पता है तो बाइंडिंग एनर्जी, यानी जो भी चीज़ चाहे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थायित्व के प्रतिबंध, यानी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, यानी अर्धमूलानुपाती सूत्र के अनुसार ऐसे न्यूक्लियस जो स्टेबल हों उनकी क्या, उनके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक यानी ए और जेड में क्या रिलेशन होगा। यानी किसी ए के लिए, कोई किसी भी द्रव्यमान संख्या के लिए ऐसा तो नहीं कि हम चाहे जो प्रोटॉन संख्या ले लें और चाहे जो न्यूट्रॉन संख्या ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी द्रव्यमान संख्या के लिए ए के लिए पर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का एक निश्चित मान होता है, उसी मान के लिए वो न्यूक्लियस मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो वो स्टेबिलिटी उसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्थायित्व का प्रतिबंध। यानी किसी द्रव्यमान संख्या ए के लिए जेड का क्या मान हो, जेड का मान निश्चित हो जाएगा तो एन का मान अपने आप ही निश्चित हो जाएगा। तो किस जेड के मान के लिए वो न्यूक्लियस स्थायी होगा यानी मैक्सिमम स्टेबल होगा। तो इसको हम अर्धमूलानुपाती सूत्र के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो अर्धमूलानुपाती सूत्र क्या है हमारा, परमाणु का द्रव्यमान mZa(c²), द्रव्यमान के तुल्य, ऊर्जा का मान बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बाइंडिंग एनर्जी ली है, तो द्रव्यमान, सभी द्रव्यमान को हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। तो परमाणु का द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, फिर हाइड्रोजन के परमाणु की ऊर्जा इंटू जेड,
फिर ए माइनस जेड न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा माइनस बी, ये हमारा अर्धमूलानुपाती सूत्र है। इसमें बी की वैल्यू क्या है, ये बंधन ऊर्जा की वैल्यू है। ये सभी घटक है उसके, आयतन ऊर्जा घटक, पृष्ठ ऊर्जा घटक, कूलम्ब ऊर्जा घटक, असममित ऊर्जा घटक और पेयरिंग युग्मन ऊर्जा घटक। ठीक है, हम यह जानना चाहते हैं अब इस स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, तो हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि ए के किसी निश्चित मान के लिए जेड तथा एन के किन किन मानों के लिए कोई भी नाभिक स्थायी होगा, स्टेबल होगा। यानी स्टेबल न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, इन दैट केस द मास ऑफ द एटम विल बी मिनिमम। ये तो फिक्स है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम का मास फिक्स है, न्यूट्रॉन का मास फिक्स है, तो ये वैल्यू तो फिक्स है। तो ये जितनी ज़्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मास उतना ही कम हो जाएगा, यानी मास ऊर्जा उतनी ही कम हो जाएगी स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए। तो मास ऊर्जा का मान न्यूनतम मिनिमम होगा, वही न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि स्थायी नाभिक के लिए mc² यानी जो मास है ये mc² शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी, यानी ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी हाइड्रोजन का एटम का मास कांस्टेंट है, न्यूट्रॉन का मास फिक्स है, तो ये वैल्यू तो फिक्स हो गई। तो बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी एटम का मास उतना ही कम होता जाएगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी जितनी मैक्सिमम होगी मीन्स नाभिक उतना ही ज़्यादा, एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा एटम का नाभिक। तो कम द्रव्यमान वाले नाभिक यानी मिनिमम मास वाले नाभिक, द्रव्यमान वाले न्यूक्लियस या एटम ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो वही स्टेबिलिटी की हमें कंडीशन निकालनी है। अतः एक निश्चित ए के मान के लिए जेड का वह मान जिसके लिए mc², ये mc² न्यूनतम हो, मिनिमम हो, वो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड, और चूंकि इसका मान मिनिमम होगा तो मिनिमम को डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है 0, तो इसका डिफरेंशियल तो गया 0। अब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dz zmhc² प्लस a माइनस जेड mnhc² माइनस dB/dz। b की वैल्यू क्या है यहाँ दे रखी है, तो इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, को इसमें z है ही नहीं, ये a है, यहाँ a, यहाँ से z शुरू होता है, इसमें z है, यहाँ z है। और डेल्टा को हम जैसा मैंने बताया ऑड a के लिए 0 होता है, इवन a के लिए ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी जेड इवन एन इवन होगा तो ये प्लस होगा, जेड ऑड एड ऑड होगा तो ये माइनस होगा। तो हम यहाँ पर एक केस ले लेते हैं, टिपिकल केस ए ऑड, तो ए ऑड के लिए डेल्टा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डेल्टा को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसको विद रेस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट किया, और चूंकि हमें ये जो द्रव्यमान है mc², इसको मिनिमम स्टेबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए निकालनी है कंडीशन, तो स्टेबिलिटी के लिए ये मिनिमम होता है। तो जैसा मैथ में आप पढ़ते होंगे मिनिमम और मैक्सिमम पर जो डिफरेंशियल होगा, स्लोप जो होगा वो 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो अब इसमें देखिए ये इधर तो 0 हो गई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बाइंडिंग एनर्जी में यहाँ z है, डिफरेंशियल किया तो mhc² हो गया, mhc²। ठीक है ना। यहाँ पर a माइनस जेड है तो ये हो जाएगा कितना, माइनस mnc² माइनस mnc²। फिर इसमें बाइंडिंग एनर्जी आ गई। ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी में ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इन
ये टर्म और ये टर्म, इन दो को डिफ्रेंशिएट किया तो एक टर्म इससे ये मिलेगा, दूसरी से ये मिलेगा। ये है ए सी, ये वाली टर्म है कूलम वाली टर्म, और ये ए एसिमेट्रिक असममिति वाली टर्म है। इसको मैंने बताया, हमने ए अगर ए को ऑड ले लें तो ये 0 हो जाएगा, ए ऑड के लिए 0 है, तो हमने ऐसा नाभिक ले लिया जिसके लिए ए ऑड है, ठीक है ना। तो इसको कंसीडर नहीं किया है, तो ये 4 टर्म मिल गई। आप पेपर पेन लेके रफ में एक इसको डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। तो इसमें इसको टर्म्स को रीअरेंज किया हमने, इसमें जिन टर्मों में जेड है आ रहा है वो एक साइड में ले ली और उसमें से जेड कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आई, और बाकी की टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लिया। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू एम एन माइनस एम एच सी स्क्वायर, ये आ गया, प्लस ए सी अपॉन ए टू द पावर 1/3 प्लस 4AA अपॉन, ये सारी वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई यहाँ पर, 2AC अपॉन ए टू द पावर 1/3 प्लस 8A अपॉन A। अब हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करते हैं। हमने वैसे तो हमने यहाँ पे जो डेल्टा को इग्नोर कर दिया एक तरह से, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कम होता है तो इसको हमने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू 100। तो a इज इक्वल टू 100 के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट करें, तो इसमें अलग अलग टर्म की वैल्यू निकालते हैं। हमें न्यूट्रॉन का मास पता है, हाइड्रोजन एटम का मास पता है, तो ये एम एन माइनस एम एच सी स्क्वायर की वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर लिया हमने। ये एम एन का मास हो गया, ये एम एच का मास हो गया, इनटू जो एक ये मास है ए एम यू में, एक ए एम यू होता है 931.478 MeV, तो ये MeV में ये मान आ गया। इसी तरह से इसको कैलकुलेट किया, इसका मान ये आ गया 0.1551 MeV। 4A को कैलकुलेट किया, ये 4A है, इसका मान है 92 MeV। यहाँ पर ये टर्म है 2AC अपॉन ए टू द पावर 1/3, इसको कैलकुलेट किया, इसका मान है 0.31 MeV। और जो लास्ट टर्म है 8AA अपॉन A, इसको कैलकुलेट किया तो ये मान आया 1.84 MeV। तो A इज इक्वल टू 100 के लिए हमने एक रफ कैलकुलेशन किए। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में 3 टर्म है, एम एन माइनस एम एच सी स्क्वायर, ए सी अपॉन ए टू द पावर 1/3 और 4A। इन तीनों की वैल्यू ये रही, ये दी हुई है। तो देखिए ये 4A की तो वैल्यू है 92 MeV, उसके कंपेरिजन में फर्स्ट और सेकंड टर्म की वैल्यू पॉइंटों में है, 0.7 MeV, 78 MeV, ये 0.15 MeV। तो इन दोनों यानी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम 4A के कंपैरिजन में नगण्य मान सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों की वैल्यू ये है, यहाँ पर हम ये 0.31 है, ये 1.8 है, तो यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यानी हम डिनोमिनेटर में यानी ऐसा नहीं कि इसको इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दें, नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंस यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये 92 और इन दोनों को ऐड भी कर दें तो 1 MeV के आसपास भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमने न्यूमरेटर में तो इन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हम इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो इनकी जो वैल्यूज है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब ये इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया, इन दो को हटा दो इस फॉर्मूले में से, नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इनकी वैल्यूज बहुत कम है। तो Z इज रफली इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4A अपॉन ये पूरा डिनोमिनेटर, तो 4A अपॉन 2AC अपॉन ए टू पावर 1/3 प्लस 8AA अपॉन A, इसमें A से मल्टीप्लाई कर दो, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A ऊपर आ गया, ये ए टू पावर 2/3 हो जाएगा, यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा। इसमें से फिर हमने क्या किया, A से डिवाइड कर दिया, तो A से डिवाइड किया तो ये ऊपर केवल A से डिवाइड किया तो A रह जाएगा, ये वैल्यू आ गई,
और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 8 से और डिवाइड कर दिया, तो 8 से डिवाइड करने से ये 1 हो गया, और यहाँ 8 से डिवाइड किया तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 AC/AA, ये वैल्यू आ गई। इसमें से अगर हम A/2 कॉमन ले लें, तो A/2 कॉमन ले ली तो 1/1 प्लस 0, इनकी वैल्यूज़ रख दो, कोफिशिएंट्स की तो हमें पता है पहले से वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ रख दी, तो फाइनली जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आती है वो Z A/2 इंटू 1/1 प्लस 0.0078 इंटू A⁴, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का फॉर्मूला आ गया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले से हम A की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए Z निकाल सकते हैं, Z कितना होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक लेते हैं हल्के नाभिकों के लिए। तो हल्के नाभिकों के लिए अगर हल्के नाभिक हों, A का मान कम है, तो A का मान अगर हम कम ले लें तो A⁴ निकालेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के कंपेरिजन में बहुत कम होगा। तो अगर हम उसको नेगलेक्ट कर दें, यानी इस वैल्यू को लगभग 0 के बराबर आएगी, तो इसको अगर नेगलेक्ट कर दें इस पूरी वैल्यू को, तो क्या आ जाएगा 1/1, यानी Z क्या हो जाएगा A/2। तो Z A/2। तो आपने देखा होगा हल्के नाभिकों में जो प्रोटॉन संख्या है वो द्रव्यमान संख्या की आधी होती है, यानी उसमें हल्के नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है हल्के नाभिकों में, ठीक है। अब A का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो Z का मान Z विल बी लेस देन A/2। यहाँ A का मान बढ़ाते जाएंगे तो Z कम होता जाएगा भारी नाभिकों में। तो भारी नाभिकों के लिए Z विल बी लेस देन A/2। हल्के नाभिकों में तो क्योंकि हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो Z A/2 हो गया, लेकिन भारी नाभिकों में A ज़्यादा होगा तो इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे हम, तो डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो Z कम हो जाएगा। तो Z विल बी लेस देन A/2, यानी Z विल बी लेस देन N, यानी न्यूट्रॉन संख्या से प्रोटॉन संख्या कम होगी भारी नाभिकों में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, A = 8 ले लें अगर हम, तो A को फॉर्मूले में रख दें, तो 8/2 इंटू 1 प्लस 1/1 प्लस 0.0078 इंटू 8 का 2/3 करेंगे, 8 का 2/3 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे Z = 3.878। तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन संख्या फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, तो इसको हम रफली 4 ले लेंगे, ठीक है। तो A8 के लिए Z = हो गया 4, तो N = 4 हो गया, तो 4 + 4 = 8, ठीक है। यानी हल्के नाभिकों में प्रोटॉन संख्या = न्यूट्रॉन संख्या। अब एक भारी नाभिक ले लें, 125 ले लें, 125 इसलिए लिया है तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 5, इसका क्यूब रूट लेंगे क्योंकि A⁴ है, तो यहाँ फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व किया तो ये Z की वैल्यू आई 52.35, तो इसको 0.5 से कम है तो हमने 52 ले लिया, तो Z = 52 होगा, तो N = 73 हो, यानी इस कॉम्बिनेशन वाला नाभिक ज़्यादा स्थायी होगा। तो ये कहलाती है कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी का ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा।